हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी एग्जाम्स मास्टर। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं एचपी जेओआईटी में पूछे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एकदम डिटेल में। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको एचपी एग्जाम्स मास्टर यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप लिंक से जाके या फिर सीधे टाइप करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पावर पॉइंट का क्वेश्चन है। टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन द करंट प्रेजेंटेशन वी कैन प्रेस। अगर आपको प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड ऐड करनी है तो कौन सा बटन दबाना चाहिए? कंट्रोल एम, कंट्रोल एन, ओ या एफ? तो इसका सही जो उत्तर है वो है कंट्रोल एम। जब भी हमें अगर हमने कोई स्लाइड सेलेक्ट कर रखी है और हम चाहते हैं उससे नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास ऐड हो जाए, न्यू स्लाइड, तो हमें क्या करना होता है? कंट्रोल प्लस एम प्रेस करना होता है कीबोर्ड पे। तो शॉर्टकट की है जिससे कि नई स्लाइड ऐड हो जाती है। बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि आपको न्यू स्लाइड ऐड करनी है तो कंट्रोल प्लस एन कर लें, पर कंट्रोल प्लस एन जो है ये गलत है। जो कंट्रोल प्लस एन है वो एक न्यू प्रेजेंटेशन बनाने के काम आएगी। अगर आपको एक नई प्रेजेंटेशन बनानी है तो आप कंट्रोल प्लस एन दबाएं, और अगर न्यू स्लाइड ऐड करनी है तो कंट्रोल प्लस एम दबेगा। अगर आपको कंट्रोल प्लस ओ प्रेस करना है तो क्या होगा? जो आपकी फाइल्स ऑलरेडी बनी हुई हैं, जो प्रेजेंटेशन ऑलरेडी बनी हुई है, आप उनको ओपन कर सकते हैं। ओपन प्रेजेंटेशन। और अगर आप कंट्रोल प्लस एफ करेंगे तो ये क्या करता है? आपके पास फाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन कर देता है। आप या तो वर्ड या फिर कोई टेक्स्ट जो है फाइंड कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो आपसे पूछी जा सकती हैं। और कुछ चीजें जैसे कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल प्लस एस क्या होता है? सेव करना, अगर हम सेव करना चाहते हैं। कंट्रोल प्लस पी, अगर हम प्रेजेंटेशन प्रिंट करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस पी दबाना होता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी स्लाइड जो है वो डुप्लीकेट हो जाए तो हम क्या दबाएंगे? कंट्रोल प्लस डी दबाएंगे। और अगर हम चाहते हैं स्लाइड शो स्टार्ट करना तो F5 दबाते हैं। अगर हम चाहते हैं जो हमारी स्लाइड है वो वहीं से स्टार्ट हो जहाँ पे हम हैं, करंट स्लाइड पे प्रेजेंटेशन वहां से स्टार्ट हो जहाँ पे हम हैं, तो हम शिफ्ट प्लस F5 दबाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो शॉर्टकट्स आप याद रख सकते हैं। और कंट्रोल प्लस के दबाएंगे तो क्या होता है? तो आपका हाइपर लिंक ऐड हो जाता है। ठीक है, जो टेक्स्ट होता है हाइपर लिंक वो ऐड हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, टू ओपन द एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन प्रेस। अगर आपको बनी बनाई प्रेजेंटेशन जो ऑलरेडी कंप्यूटर में सेव्ड है वो ओपन करनी है तो क्या दबाना होता है? कंट्रोल प्लस एल, एन, ए या फिर ओ? तो अभी मैंने ऊपर बताया हम क्या दबाएंगे, कंट्रोल प्लस ओ। ओ का मतलब होता है ओपन। अगर आप कंट्रोल प्लस ए दबाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सेलेक्ट ऑल। अगर इससे क्या होगा, जितना भी आपका टेक्स्ट है स्लाइड पे वो क्या हो जाएगा? सिलेक्ट हो जाएगा। टेक्स्ट या और भी जो ऑब्जेक्ट्स आपने यूज किए हैं वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। कंट्रोल प्लस एन ये क्या है? न्यू, अगर हमें प्रेजेंटेशन बनानी है उसके लिए। और कंट्रोल प्लस एल अगर हमें टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करना है, हम ये चाहते हैं कि सारे जो हैं एक साइड को लेफ्ट साइड में हो जाए, तो हम क्या दबाएंगे? कंट्रोल प्लस एल दबाएंगे। तो इससे इजीली हमारी चीजें जो है हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्लाइड्स कैन हैव। स्लाइडों में क्या क्या हो सकता है? टाइटल, टेक्स्ट, ग्राफ। क्या ये चीजें हो सकती हैं? बिल्कुल, टाइटल, टेक्स्ट, ग्राफ होते हैं पावर पॉइंट में। ड्रॉन ऑब्जेक्ट्स, हमने कोई ड्राइंग बनाई है, या शेप्स। ठीक है। क्लिप आर्ट्स, ड्राइंग्स, विजुअल्स, तो ये दोनों चीजें भी होती हैं। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑल ऑफ दी अबव। तो जो हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उनमें हम टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस या फिर ग्राफ्स और स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स, ये सारी चीजें जो है ऐड कर सकते हैं। इससे जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो बेटर हो जाती है विजुअली। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आगे की एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिट पैटर्न रिप्रेजेंट -26 इन टूज कॉम्प्लीमेंट नोटेशन? ठीक है, बोल रहा है अगर हमें -26 को रिप्रेजेंट करना है टूज कॉम्प्लीमेंट में तो उसे कैसे करेंगे? तो एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये होता क्या है कॉम्प्लीमेंट। एक्चुअली जब हमें कंप्यूटर में माइनस करना होता है, सब्ट्रैक्शन करनी होती है, तो हम नॉर्मली जैसे अरिथमेटिक में करते हैं, हम खुद इंसान करता है, वैसे नहीं होता कंप्यूटर में। फॉर एग्जांपल अगर हमें 5 - 2 करना है तो हम क्या करेंगे? सिंपली कर लेंगे। 5 - 2 कितना होता है? 3। अब होता क्या है कि कंप्यूटर में ये माइनस वाला जो ये चीज़ है ना, ये दिक्कत करती है। ठीक है, क्योंकि वो कंप्यूटर जो काम करता है वो 0 एंड 1s में करता है, और उसमें माइनस करना ईज़ी नहीं होता। तो हम क्या करते हैं? हम एक तरीका इस्तेमाल करते हैं जिसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं? हम 5 को प्लस कर देते हैं। किससे? कॉम्प्लीमेंट, सेकंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2। ठीक है? तो ये दोनों इक्वल ही हैं हमारे, 5 प्लस सेकंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2 या फिर 5 - 2। तो ये ईज़ी है। तो कंप्यूटर में क्या किया जाता है? माइनस करने के बजाय उस चीज़ का क्या ले लिया जाता है? सेकंड कॉम्प्लीमेंट ले लिया जाता है या 2's कॉम्प्लीमेंट ले लिया जाता है, और उसको क्या कर दिया जाता है? प्लस कर दिया जाता है। जैसे अभी मान लो यहाँ पे है 30 - 26, तो हम क्या करेंगे? हम इसको क्या कर देंगे? 30 प्लस 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 26।
6। आंसर हमारा सेम ही आता है कंप्यूटर लैंग्वेज में। ये मैंने आपको सिर्फ इजीली बताया कि होता क्या है। अब क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है कि 26 को टूज कॉम्प्लीमेंट में लिखोगे कैसे, पहले लिखोगे तभी तो माइनस प्लस करोगे, ठीक है। तो लिखने की तरीका मैं आपको बता देता हूँ कैसे होता है। कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास वैल्यू दी होती है, जैसे हमारे पास 26 दिया है, इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब 0 एंड 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे 2 लाइनें लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे 26, फिर इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे, जैसे 2 से डिवाइड करेंगे पहले, ठीक है। तो 13 दूनी 26, रिमाइंडर देखेंगे कितना आया, रिमाइंडर आया हमारे पास 0, ठीक है। उसके बाद हमने फिर से 2 से डिवाइड करना है इसको, तो अब क्या आएगा, तो 6 दूनी 12 और रिमाइंडर आया मेरे पास 1। उसके बाद फिर से मैं 3 से इसको काट सकता हूँ, 3 दूनी 6, रिमाइंडर आया 0। और उसके बाद फिर से 2 एकम 2, रिमाइंडर आया 1 और 2 को काटूंगा, 2 0 0, रिमाइंडर आया 1। तो इस तरह से हमने जो है इसको डिवाइड कर लेना है। फिर आप क्या करेंगे, नीचे से लिखना शुरू करेंगे। ध्यान रखेंगे कैसे लिखेंगे, नीचे से लिखना शुरू करेंगे। तो इसको हम बाइनरी में कैसे लिख सकते हैं, नीचे से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, 1 1 0 1 0। तो मेरा बाइनरी कोड क्या हो गया, 1 1 0 1 0। ये किसका बाइनरी कोड है, 26 का बाइनरी कोड है। अब यहाँ पे देखिए आपको जो आंसर दे रखा है ना, वो 8, सारे 8 डिजिट दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट दे रखे हैं। और हमारा जो आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 में आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 3 जीरोज और ऐड करनी पड़ेंगी। इनका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमने क्या किया है, इसको 8 बिट फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, पहले ये जान लो। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकलता है, जितने भी हमारे जीरोज एंड 1 दिए हैं उनको क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। रिवर्स कर देंगे मतलब 0 को 1 बना देना है, 1 को 0 बना देना है। तो मेरा आंसर क्या आएगा, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, मेरा फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा 1 1 1 0 0 1 0 1। तो ये क्या आ गया, मेरा फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट आ गया। अगर आपको फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट पूछा जाता क्वेश्चन में तो ये मेरा राइट आंसर होना था, ठीक है। अब पूछा क्या है मुझसे, मुझसे पूछा हुआ है सेकंड कॉम्प्लीमेंट। तो सेकंड कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करते हैं, इसमें 1 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे ही हमने 1 ऐड किया तो क्या हो जाएगा मेरा 1 प्लस 1, ठीक है। अगर आप एक में एक जोड़ेंगे, कुछ चीजें बता देता हूँ, जैसे आप 1 पे 1 ऐड करते हैं, यहाँ लिख रहा हूँ, 1 पे 1 ऐड करते हैं, तो ये हम एक तरह से मानते हैं कि ये 10 होता है, ठीक। 0 यहीं रह जाती है और 1 क्या चला जाता है, कैरी में चला जाता है। तो 1 प्लस 1 10, तो यहाँ पे क्या आ गया 0, 1 कहाँ चला गया, कैरी में चला गया ऊपर, ठीक। अब यहाँ 1 प्लस 0 क्या होगा, 1 ही होगा। फिर उसके बाद 1 इस तरह से डायरेक्टली नीचे आ जाएगा, 0 0 1 1 1। तो ये मेरे पास क्या होगा, ये हो गया मेरे पास टूज कॉम्प्लीमेंट, दिस इज टूज कॉम्प्लीमेंट। और यही हमें जानना था कि क्या है दिया हुआ। तो ये देखो ये टर्म कहाँ दे रखी है, 11100 110, 11100 110। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 11100। अगर आपको ये इतना समझ नहीं आया तो मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ। शॉर्टकट क्या होता है कि अगर आपको टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना, तो क्या करना है, सिंपल जो आपको टर्म दी है इसका बाइनरी निकालना है। बाइनरी निकाली मैंने, 0 0 1 1 0 1 0। उसके बाद क्या करना है, राइट साइड से मतलब इस साइड से चलना शुरू करना है जब तक 1 नहीं आ जाता। जब तक 1 आएगा आप सेम लिखेंगे, यहाँ पे 1 नहीं है, सेम लिखना है। 1 आ गया, 1 तक सेम लिखना है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया यहाँ तक। फिर आगे चलते जाना है, सारी डिजिट्स क्या कर देने हैं, बिट्स क्या कर देने हैं, चेंज कर देने हैं, रिवर्स कर देने हैं। तो आगे लिखा 1, यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ 1 1 1। और ये आपका क्या बन गया, टूज कॉम्प्लीमेंट, इजीली। ये शॉर्टकट है इसका, और ये लॉन्ग जो मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझाया, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इन विच एनकोडिंग मेथड ओनली 1 बिट चेंजेस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। पूछ रहा है कौन से इनकोडिंग मेथड में एक ही बिट का चेंज आता है दो नंबर्स के बीच में, ठीक है। तो एक ही बिट का नंबर का चेंज आता है, उसके लिए क्या है, हमारे पास XS3 है, ग्रे कोड है, BCD है या फिर ASCII है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ग्रे कोड है। कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा, अगर हम मैं नॉर्मली बाइनरी की बात करूं तो बाइनरी हम कैसे लिखते हैं, बाइनरी हम लिखते हैं 0 0 0, ठीक है। ये 0 को रिप्रेजेंट करता है। 1 लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, 0 0 1। 2 लिखना हो तो 0 1 0। 3 लिखना हो तो 0 1 1। 4 लिखना हो तो 1 0 0। अब देखिए यहाँ पे दोनों चेंज हो गए, दोनों बिट्स चेंज हो गए, ये बिट भी चेंज हो गया, ये यहाँ से भी बिट चेंज हो गया। तो ये तो नहीं है, बाइनरी में ये नहीं किया जा सकता। जो ग्रे कोड होता है ना, ग्रे कोड में हमेशा सिर्फ एक ही डिजिट चेंज होता है। अगर मैं इसका ग्रे कोड लिखूं ना, तो ग्रे कोड कैसे लिखा जाएगा, ग्रे कोड लिखा जाएगा 0 0 0। उसके बाद 0 0 1, ठीक।
उसके बाद 0 1 1, फिर 0 1 0। तो अगर आप दो नंबर्स के बीच में देखोगे तो सिर्फ एक ही बिट चेंज हो रहा है, यहाँ एक बिट चेंज हुआ, यहाँ एक बिट चेंज हुआ, और आगे क्या है, यहाँ पे भी एक ही बिट चेंज हुआ। तो इस तरह से जो ग्रे कोड है वहां पे सिर्फ दो नंबर्स के बीच में एक ही कोड, एक ही बिट जो है चेंज होता है। बीसीडी तो कुछ नहीं है, हमारा जो डेसिमल है उसका एक बाइनरी फॉर्म है, बाइनरी कोडेड फॉर्म है। तो वो तो इसी तरह चलता है, 4 डिजिट्स होते हैं उसमें, इस तरह से 4। जैसे यहाँ मैंने 3 से रिप्रेजेंट किया था, वहाँ 4 होता है। एस्काई जो है कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे ए को हम क्या लिखेंगे, कैसे कोड करेंगे, ना कि डिजिट्स को या फिर हमारे जो नंबर्स होते हैं उनके लिए। तो एस्काई तो है ही नहीं, बीसीडी में नहीं होता। एक्सएस3 में जैसे 1 है ना, 1 का कोड क्या है, 1 का कोड है 1 प्लस 1 में +3 कर देंगे तो क्या बन गया 4, तो वो उसका कोड हो जाएगा। ठीक है, सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। ठीक, तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ग्रे कोड। आगे है विच बूलियन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट डी मॉर्गन थ्योरम। तो ये थ्योरम है जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में होती है। सिंपली आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, ज्यादा इसमें डीप जो है क्वेश्चंस नहीं आते हैं जीओआईटी में। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि क्या होता है। हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ बोलता है, दो इक्वेशन है इसकी। अगर तो मैंने ए प्लस बी किया है और उसका ले लिया कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट मतलब उसका रिवर्स, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ए कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई बाय बी कॉम्प्लीमेंट। बस इतना सा है, सिंपल। दूसरी जो मेरी इक्वेशन है वो ये है कि अगर मैंने ए मल्टीप्लाई बाय बी किया है और मैं उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेता हूँ, तो मेरे पास आंसर क्या होगा, तो मेरे पास आंसर होगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब कि अगर प्लस है तो बीच में मल्टीप्लाई आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्स के, और अगर मल्टीप्लाई है तो बीच में क्या आ जाएगा, प्लस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो बीच में क्या आना चाहिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई आना चाहिए और यहाँ पे ये आना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, गलत, ए ऑप्शन। ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट माइनस नहीं आ सकता, गलत। ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या है, ये भी गलत है। तो राइट आंसर आपको पता चल गया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 है विच लॉजिक गेट इज कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट का मतलब क्या होता है कि ऐसा गेट जिससे हम दूसरे गेट्स उनके कॉम्बिनेशन से या फिर उनको जोड़ के बनाया जा सके। तो हमारा कौन सा होता है, नॉर। ठीक है, नॉर और नैंड, ये दो ऐसे गेट हैं जो कि हमारे कोई भी गेट बना सकते हैं। जैसे हमारे बेसिक जो गेट होते हैं उनको भी बनाया जा सकता है। बेसिक गेट कौन कौन से होते हैं हमारे, एंड, और नॉट। ठीक है, फिर एक्सक्लूसिव गेट्स भी होते हैं जिसमें हमारे क्या होते हैं, एक्सॉर या एक्सनॉर। तो वो भी बनाए जा सकते हैं हमारे पास इजीली बाय यूजिंग नॉर एंड नेट। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास विच सीपीयू कंपोनेंट जनरेट्स टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स फॉर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन। एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि अगर हमें कोई काम करना है कंप्यूटर में तो हमें इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती है उसे। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम सिंपली क्या होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही होती है। ठीक, अब उनको क्या करना पड़ता है, एग्जीक्यूट करना पड़ता है। उस एग्जीक्यूशन के दौरान टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स जो है जनरेट किए जाते हैं। तो कौन सा कंपोनेंट उसे जनरेट करता है, अरिथमेटिक यूनिट, लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट या फिर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट को नर्वस सिस्टम ऑफ द ब्रेन, नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। ठीक है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू। ठीक है, तो अगर नर्व सिस्टम की बात की जाए तो वो किसको बोला जाता है, कंट्रोल यूनिट को बोला जाता है। अब देखिए होता क्या है कि जो हमारा कंट्रोल यूनिट है ना, वो सिग्नल्स जनरेट करता है। कौन कौन से, टाइमिंग एंड कंट्रोल। तो ये क्यों जनरेट किए जाते हैं, एक्चुअली जो हमारा कंट्रोल यूनिट है ना, जिस सबको कंट्रोल करता है, ये बताता है कि कंट्रोल सिग्नल से कि व्हाट टू डू। जितने भी हमारे कंपोनेंट्स हैं पूरे कंप्यूटर में, उसको बताता है कि काम क्या करना है। ठीक है, और दूसरी बात पता होना चाहिए कब करना है, व्हेन टू डू। अब ये होता कैसे है, सबसे पहले क्या किया जाता है, ये मेमोरी में से कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन उठाता है। अब उसको उठा के लेके आने, अपने तक लेके आने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, फैचिंग। कि मेमोरी में सेव थी आपकी इंस्ट्रक्शन, वहां से उठा के लेके आई गई उसे एग्जीक्यूट करने के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे, फैचिंग। फिर वो तो होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या हाई लेवल लैंग्वेज में। उसको क्या कन्वर्ट किया जाता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। तो आगे उसको क्या बोलते हैं, डिकोड। उसको क्या किया जाता है, लो लेवल लैंग्वेज में लेके आया जाता है, उसको डिकोड किया जाता है, और उसके बाद उसको क्या किया जाता है, एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट वाली प्रोसेस में जो कंट्रोल यूनिट है वो समझता है कि करना क्या है, तब वो अपनी जो ज़रूरत होती है उसके हिसाब से टाइमिंग सिग्नल्स और कंट्रोल सिग्नल्स जो है जनरेट करता है। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, इसी चीज़ को हम इंस्ट्रक्शन साइकिल भी बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो इस तरह से जो है आप इजीली इसको समझ सकते हैं।
एक यहाँ पे पॉइंट दे रखा है ऑप्शन नंबर डी, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। तो ये क्या होता है ये समझ लेते हैं थोड़ा सा। एक्चुअली जो हमारा सीपीयू है ना, सीपीयू के हमारे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होता है एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, यहाँ सारी अरिथमेटिक और लॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं। एक होता है इसमें मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या होता है, इसमें कुछ टेम्परेरी मेमोरी होती है जिनको हम नाम देते हैं रजिस्टर। दुनिया की जो सबसे महंगी और सबसे जो फास्ट मेमोरी है वो क्या है, रजिस्टर है। बट ये टेम्परेरी होती है और इनकी जो साइज होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। ठीक है, ये क्या स्टोर कर पाते हैं, कुछ बिट्स ही स्टोर कर पाते हैं, जैसे 8 बिट हो गया, 16 बिट हो गया। ठीक, तो होता क्या है कि जब हमने एक इंस्ट्रक्शन मेमोरी से उठा के लेके आए, अब ये रजिस्टर क्या करता है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर नाम का रजिस्टर क्या करता है, जो हमारे पास नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आने वाली होगी उसको सेव करके रखता है अपने पास। नेक्स्ट जो भी इंस्ट्रक्शन होगी उसको क्या करेगा, उसको सेव करेगा अपने पास। इसी तरह हमारे पास एक रजिस्टर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, प्रोग्राम काउंटर करता है एड्रेस सेव करता है, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। जो आने वाली इंस्ट्रक्शन होगी, अभी जो करंट चल रही है वो नहीं, जो नेक्स्ट आने वाली होगी उसका जो एड्रेस है, मेमोरी एड्रेस है, उसको सेव करके रखिएगा अपने पास। एक होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ये क्या करता है, ये करंट जो इंस्ट्रक्शन चल रही होती है उसको अपने आप में सेव करके रखता है। करंट इंस्ट्रक्शन जो चल रही होती है उसको सेव करेगा। और एक होता है हमारे पास अकुमुलेटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अकुमुलेटर जो रजिस्टर है इसके बारे में बड़ी बार पूछ लेते हैं। अब देखो मान लो आप कोई, जो आपका कंप्यूटर है वो कोई सम सॉल्व कर रहा है, जैसे अभी हमने सीखा कि कॉम्प्लीमेंट ही सीखा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इन्वर्ट करना पड़ता है उसको। ठीक है, उसके बाद +1 करना पड़ता है, और उसमें हमने देखा कि कैरी भी जनरेट हुआ था। अब इतने 3 स्टेप हैं, अब इनमें अलग अलग शुरू से कुछ ना कुछ हर बारी एक स्टेप आ ही जा रहा है, उसमें कुछ ऐसे सॉल्यूशंस आ रहे हैं जिनको हमें बीच में सेव करना पड़ रहा है। तो वो जो इंटरमीडिएट रिजल्ट होते हैं उनको कहाँ सेव किया जाता है, उनको सेव किया जाता है अकुमुलेटर में। फाइनल होने से पहले जितने भी हमारे रिजल्ट होंगे जो बीच में आएंगे, बीच वाले स्टेप्स में आएंगे, उनको कहाँ सेव किया जाएगा, अकुमुलेटर में सेव किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच स्टैंडर्ड इज यूज टू फॉर रिप्रेजेंटिंग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स इन कंप्यूटर मेमोरी। तो सबसे पहले पता होना चाहिए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्या होते हैं। ऐसे नंबर्स जिनमें डेसिमल्स होते हैं, डेसिमल प्लेसेस होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। जैसे 2.314, तो ये क्या है, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, टूज कॉम्प्लीमेंट किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, नेगेटिव वालों के लिए जनरली। और ये टूज कॉम्प्लीमेंट स्टैंडर्ड नहीं है, ये एक नोटेशन है। ठीक है, यूनिकोड, यूनिकोड जो है करेक्टर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नंबर्स के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। जो इसका सही उत्तर है वो IEEE 754 है। ठीक है? तो ये जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनाती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। ग्रे कोड, ग्रे कोड तो एक एनकोडिंग मेथड है, इसका कोई लेना देना नहीं है इससे। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, IEEE 754। ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कैसे सेव करने हैं कंप्यूटर में उसको बताता है। नेक्स्ट हमारे पास, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ फैक्टर ऑफ पाइपलाइन विद k स्टेजेस व्हेन n इज ग्रेटर देन k। अब ये पाइपलाइनिंग का क्वेश्चन है, तो पाइपलाइनिंग होता क्या है पहले ये पता होना चाहिए। देखो, अभी हमने पढ़ा इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल में हमने क्या बोला कि सबसे पहले फैच किया जाता है, फिर डिकोड किया जाता है, फिर एग्जीक्यूट किया जाता है। अगर मान लो एक साथ मेरे पास मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस है, मान लो 4 इंस्ट्रक्शंस एक साथ आ गई, तो मैं क्या करूंगा, सबको फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट इसी तरह चलेगा। जो इंस्ट्रक्शन साइकिल है वो तो एक ही तरह का है ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे पाइपलाइनिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि हम जो प्रोसेस है, ये जो साइकिल है, इसको स्टेजेस में बांट देते हैं कि पहले एक इंस्ट्रक्शन आएगी, इस स्टेज तक पूरी होगी, फिर दूसरी आएगी, फिर उसका ये स्टेज पूरा होगा, फिर तीसरी आएगी, फिर उसका ये। तो इस तरह से हम उसको क्या बांट देते हैं, स्टेजेस में बांट देते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, हम पाइपलाइनिंग बोलते हैं। अब बोल रहा है कि के हमारे पास स्टेजेस हैं और स्पीड ऑफ फैक्टर क्या होगा। तो जो स्पीड ऑफ फैक्टर है ना, उसका एक फॉर्मूला होता है हमारे पास जनरल सा, कि स्पीड अप, कि कितनी स्पीड बढ़ेगी इस तरह से अगर हम एक एक करेंगे तो, और अगर हम पाइपलाइनिंग कर देंगे तो स्पीड कितनी बढ़ेगी। तो उसका फॉर्मूला होता है n नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस मल्टीप्लाई बाय के क्या है, स्टेजेस, कितनी स्टेजेस में बांटा गया उसको, और साथ में n प्लस के माइनस 1। अब यहाँ पे आपको क्या कंडीशन दी है, जो आपकी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं वो बहुत ज्यादा है, किससे, के से। तो हम इसको कर लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने बोला कि आपके पास 100 इंस्ट्रक्शंस आ गई एक साथ, और आपके पास जो वो है, क्या बोलते, स्टेजेस हैं वो क्या है, 5 है। तो क्या होगा, स्पीड कैसे होगी। तो मैंने क्या करूंगा, 100
मल्टीप्लाई बाय 5, नीचे क्या आएगा 100 प्लस 5 माइनस 1, इस तरह से। ये 5 माइनस 1 क्या कर दिया, 5 माइनस 1 कर दिया तो ये आ गया 4, तो नीचे क्या आ जाएगा मेरा, ऊपर आ जाएगा मेरा 500 और नीचे आ जाएगा मेरे पास 104। अब मैं 104 को अगर डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि 104 ना लगभग लगभग 100 के बराबर ही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बराबर है, लगभग ये 100 के बराबर ही है। तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी ना, वैसे भी 5 पॉइंट कुछ आएगी, 5 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो हम क्या 5 से तो छोटी आएगी वैसे, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या मान रहा हूँ इसको कि ये समहाउ किसके बराबर है, 5 के ही इक्वल आएगा। अब 5 क्या है, 5 है हमारा नंबर ऑफ स्टेजेस यानी कि के। तो जो स्पीड अप होगा जब हमारा जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा हैं स्टेजेस से, तो हमारा जो स्पीड अप फैक्टर है वो क्या आता है, नंबर ऑफ स्टेजेस जितनी है उतना ही आता है, ठीक। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। कल को अगर ये चेंज कर दिया जाए, एन बराबर है के कर दिया जाए, तो आप सिंपली इस फॉर्मूले में डालेंगे और सॉल्व कर लेंगे उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिस्क आर्किटेक्चर। रिस्क आर्किटेक्चर क्या होता है, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ठीक। अब ये क्या है, इसमें आपको कुछ हमारे पास स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, आपको बताने कौन सी सही है। पहला बोल रहा है कि रिलेटिवली फ्यूअर इंस्ट्रक्शन, कि जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो इसको हम काम दे सकते हैं वो कम होते हैं। तो नाम से ही जाहिर है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, तो इसमें जो इंस्ट्रक्शंस की नंबर्स हैं वो कम है और उनका साइज भी जो है कम होता है, उनको लिखने का तरीका भी क्या होता है, आसान होता है। तो रिलेटिवली फ्यूअर इंस्ट्रक्शंस होती हैं। सिंगल साइकिल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, कि जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन है, तो अब ये इसका जो हमारे पास आर्किटेक्चर है वो बिल्कुल सिंपल रहता है, कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। तो एक ही बार में एक ही साइकिल में पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शंस जो है एग्जीक्यूट कर दी जाती है, ये भी सही है। अगला बोल रहा है लार्ज वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस मोड, तो लार्ज कैसे हो सकती है जब किसी की हमारे पास इंस्ट्रक्शंस है ही, उनकी नंबर ही कम है, तो वैरायटीज कैसे ज्यादा हो सकती हैं। तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है वो गलत है, तो ऑप्शन कौन सा सही है, 1 एंड 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास 12वां क्वेश्चन, व्हाट इज स्ट्रोब इन एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसफर। स्ट्रोब क्या होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसफर की बात कर रहा है। एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसफर क्या होता है, मान लो मेरा सेंडर है और मेरा रिसीवर है। एसिंक्रोनस मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी टाइमिंग सिग्नल नहीं है, ये दोनों के बीच में कोई भी टाइमिंग सिग्नल नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज नहीं है, इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। अब क्या होता है, मान लो जो सेंडर है, सेंडर को कोई अपना डाटा भेजना है, तो सेंडर क्या करेगा, सेंडर डाटा डालेगा डाटा बस पे, ठीक है, इसने डाटा बस पे डाल दिया, फिर एक सिग्नल जनरेट करता है, छोटा सा सिग्नल जनरेट करता है जो कहाँ जाता है, पहले रिसीवर के पास जाएगा। रिसीवर को क्या पता चलेगा, रिसीवर को ये पता चलेगा कि डाटा जो है बस पे डाल दिए गए, अब ये रीड कर सकता है। तो ये रीड करना क्या कर देगा, इसको स्टार्ट कर देगा। क्यों ऐसा सिग्नल क्यों भेजना पड़ा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी सिंक्रोनस सिग्नल नहीं है, कोई भी टाइमिंग सिग्नल्स या कंट्रोल सिग्नल्स इन दोनों के बीच में नहीं जा रहा है। तो क्या है, ये सिग्नल भेजा जाता है, ये क्या करना शुरू कर देता है, रीड करना शुरू कर देता है और ये डाटा इस तक पहुंच जाता है। अब यही जो सिग्नल है ना, इसी को क्या बोला जाता है, स्ट्रोब। तो ये स्ट्रोब क्या हुआ, स्ट्रोब हुआ एक पल्स सिग्नल, एक छोटा सा सिग्नल जो कि सामने वाले को बताएगा कब रीड करना है कब राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच मेमोरी इज कंटेंट एड्रेसेबल। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, कैश मेमोरी, एसोसिएटिव मेमोरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है एसोसिएटिव मेमोरी। देखिए कंटेंट एड्रेसेबल मीनिंग इससे ही, शब्द से ही समझ आता है। मान लो अगर हमें कोई इस तरह से, मेरा सीपीयू है और ये मेरी मेमोरी है। मेमोरी को आप ऐसे मान सकते हैं कि बहुत बड़ा बॉक्स है और बॉक्स में ना अलग अलग एड्रेसेस हैं, ठीक है। मान लो ये A1 है, ये A2 है और इनमें अलग अलग डाटा पड़ा हुआ है, ठीक। अब जब सीपीयू को जरूरत पड़ती है ना किसी डाटा की, तो वो ये नहीं बोलता कि जीरो उठा के लेके आओ, वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि A1 पे जाओ, जो भी पड़ा है वो वहां से उठा के ले आओ मेरे पास, ठीक है। तो सीपीयू क्या करता है, रैम से एक तरह से एड्रेस पे जाता है, डाटा वो जो उस एड्रेस पे पड़ा होगा वो आ जाएगा। तो रैम क्या होती है, एड्रेस, एड्रेस से जो है काम करती है। बट यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, कंटेंट एड्रेसेबल, मतलब कि सीपीयू सीधे बोलेगा कि जी जीरो लेके आओ। इस सभी बॉक्सेस में देखा जाएगा कि जीरो कहाँ पड़ी हुई है, तो वहां से जीरो उठ के कहाँ चली जाएगी, सीपीयू में चली जाएगी। तो वो किस में होता है, वो होता है एसोसिएटिव मेमोरी में। बाकी ये तीनों मेमोरीज क्या है हमारे पास, ये एड्रेस पे चलती हैं, ना कि कंटेंट पे। क्वेश्चन नंबर 14, विच स्टोरेज मीडियम आर यूज टर्म लैंड एंड पिट
एसोसिएटेड। लैंड और पिट किस स्टोरेज मीडियम से जुड़े होते हैं? हार्ड डिस्क, सीडी रोम, मैग्नेटिक टेप या फिर सॉलिड स्टेट डिस्क। तो जो लैंड एंड पिट है ये किससे जुड़ा होता है? सीडी रोम से जुड़ा होता है। आपने सीडी देखी होगी, ठीक है। अब सीडी में क्या होता है, जब आपको कोई डाटा डालना होता है सीडी में परमानेंटली, तो हम एक टर्म यूज करते हैं बर्न करना, कि हमने सीडी बर्न कर दी। सीडी में डाटा डालना, उसको मतलब क्या है, बर्न कर दी। अब बर्न करने का मतलब क्या है कि जो सीडी है ना, उसके ऊपर एक हाई इंटेंसिटी की लेजर डाली जाती है। उस लेजर से क्या होता है कि जो उसका सरफेस है ना, उसमें कहीं ना कहीं क्या गड्ढे बन जाते हैं और कहीं प्लेन रहता है। मान लो इस तरह से गड्ढे गड्ढे बन जाते हैं, जिससे कि डाटा रीड किया जाता है। फिर जब डाटा हमें रीड करना होता है तो क्या होता है, एक लेजर पॉइंट आउट की जाती है। अब जहाँ पे हमारे पास लैंड है, इसको लैंड बोलते हैं, जो फ्लैट सरफेस है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, लैंड। लैंड से हमारी लेजर जो है वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। जैसे लेजर गई डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हुई, तो मान लो इसको उसने 1 मान लिया। बट जब लेजर ने कहा अपनी हिट किया पिट में, इसको क्या बोलते हैं, पिट। जो ये गड्ढे होते हैं इसको पिट बोलते हैं। अब यहाँ किया तो यहाँ से लेजर जो है इधर उधर चली जाती है, मतलब लेजर इतनी इंटेंसिटी से वापस नहीं होती है, तो इसको ये क्या मान लेता है, जीरो मान लेता है। तो इसी तरह जीरो और वन जो है रीड करे जाते हैं एक सीडी ड्राइव में। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, विच लॉजिक फंक्शन इज रियलाइज्ड बाय द फॉलोइंग लॉजिक डायग्राम। तो हमारे पास ये लॉजिक डायग्राम दे रखा था एग्जाम में, तो पूछा था हमें ओ क्या होगा, आउटपुट क्या मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या लगा रखा है, एक एंड गेट लगा रखा है, ठीक है, ये दूसरा एंड गेट, और सामने क्या दे रखा है, एक नॉर गेट दे रखा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले देखिए क्या हो रहा है, एक्स से जा रहा है इसके अंदर और वाई जा रहा है यहाँ से अंदर। तो इसकी आउटपुट क्या होगी, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा हमें एक्स मल्टीप्लाई वाई। तो एंड है वो क्या कर देता है, मल्टीप्लाई कर देता है, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स मल्टीप्लाई वाई। इसी तरह यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, वाई मल्टीप्लाई वाई जेड। अब ये एक्स मल्टीप्लाई वाई और वाई मल्टीप्लाई बाई जेड ये कहाँ जा रहा है, एक नॉर में जा रहा है। नॉर का फंक्शन क्या होता है, प्लस करके कॉम्प्लीमेंट कर देना। तो ये क्या करेगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड, और ऊपर क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट, ठीक। अब हम यही हमारा जो है आउटपुट है, तो ये ढूंढेंगे हम कहाँ पे है, तो ये नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या, एक्स वाई वाई जेड, बीच में क्या आ गया, प्लस, ठीक है, पर कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये भी गलत है। एक्स वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वाई जेड मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बीच में प्लस और ऊपर क्या है, कॉम्प्लीमेंट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस वीडियो में इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए यू कैन कंसीडर टू सब्सक्राइब।